हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छी पढ़ाई चल रही है? आपका स्वागत है आज लेक्चर नंबर 6 में। जी हाँ, क्लास 10th की फिजिक्स का जो लेक्चर सीरीज हम चला रहे हैं उसका ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। आपने लेक्चर नंबर 5 और उसके पहले के सारे लेक्चर्स आपने देख ही लिए होंगे। ये जो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है इसके पीछे जो लेक्चर नंबर 5, 4 हुए हैं उसी के सीक्वेंस में ये टॉपिक ली गई हैं। जहां तक मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको पढ़ाया था उसी के आगे मैंने टॉपिक ले रखी है और उसी के आगे की टॉपिक्स हम समझने वाले हैं। एकदम क्रमानुसार सीक्वेंस के हिसाब से चलता आ रहा है, तो तनिक भी तनाव लेना आपको नहीं है। उसी सीक्वेंस के हिसाब से लेक्चर हम आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लेक्चर नंबर 5 देख चुके होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर लिए होंगे, नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। तो क्लियर है? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी नोट्स बढ़िया से बना लिए होंगे। तो आप सभी बच्चों का 4 लाइन से हम स्वागत करना चाहते हैं और फिर अपने लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। कहते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि कल कर लेंगे, जून की छुट्टी है, जुलाई से कर लेंगे, जुलाई तो बड़ा अभी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय है, अभी तो हमारे एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा समय, हमारा एग्ज़ाम तो फरवरी में होगा, है ना, बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ, 8-9 महीना भी बचा हुआ है, कौन 8-9 महीना पहले से पढ़े, है ना। तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। जो समय आपका मिला हुआ है, बहुत ही जितना समय आपका बचा हुआ है ये एकदम कट एंड क्लियर उतना ही समय मिला हुआ है जितने समय में आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तनिक भी एक भी दिन, एक भी घंटे आपके पास फालतू नहीं है और ना ही उसको व्यर्थ यूं ही गुजारो। तो देर किस बात की, आप लेक्चर को देखो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। जो बच्चे ऐसे ही समय को नष्ट कर देते हैं, जून का पूरा समय चला गया है और जिन्होंने ये तय नहीं कर पाया है कि हमें क्या करना है, उन सभी बच्चों के लिए 4 लाइन है कि समय न लगाओ तय करने में, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। तो मेरे भाई, समय की मांग है कि आपके पास ये जून मंथ बहुत अच्छा था और इसमें आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से आप सभी लोग बच्चे कुछ किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे। चलो, जो गया उसकी कोई बात नहीं। जो समय आने वाला है, जो समय आपके पास शेष बचा हुआ है, क्योंकि हम जो समय गुजार देते हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो हमारे पास शेष बचा है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जो शेष बचा है उतना ही बचा है जितना एक परीक्षार्थी को मिलना चाहिए अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो कृपया आप उसको ध्यान रखें और अपने समय को नष्ट ना करें और पूरा फोकस अपनी स्टडी पे लगा दीजिए। कहते हैं अगर 1 साल बाद युद्ध लड़ना हो तो उसकी तैयारी 1 साल पहले या 2 साल पहले से ही की जाती है। तो आपके पास 8-9 महीना बाद आपका बोर्ड पेपर होने वाला है, तो अगर आपकी तैयारी अभी से हो जाएगी तो उस तैयारी में बहुत अच्छा हर चीज़ आप अपना बेहतर कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर सकते हैं और जब हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रिय कमांड होगा तो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा आपका होने वाला है। तो डोंट वेस्टिंग अवर टाइम, सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। लेक्चर नंबर 5 आपने देखा होगा, उसमें जहाँ तक जिस टॉपिक तक मैंने होल्ड किया था बच्चों, उसी के आगे आज के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और आज के टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्लियर है ना? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे कि पहले कौन सी लाइट रेज कहाँ से आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाती है। पहले हमको यदि ये पता होगा तब हम इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। यदि हमको रूल ही नहीं मालूम है कि कौन सी लाइट रेज किधर जाएगी बेटा, तो आप कॉनकेव के केस में या कॉन्वेक्स के केस में यदि हम आपको बताएंगे कि ये इमेज फॉर्मेशन है तो आप उसको थोड़ा सा कैच करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप उसको नहीं जान पाओगे। क्लियर है ना? तो आइए, जैसे मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं कि प्रिय आप सही से बैठ जाइए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और बहुत ही डेडिकेशन के साथ में मेरे लेक्चर्स को आप देखिए, तब समझ में आएगा हर चीज़। किसी भी चीज़ को देखने के लिए या करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस चीज़ को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, खाना खाते वक्त
टहलते घूमते वक्त, चलते चलते, गाना सुनते सुनते, यदि आप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। खाना खाते समय नहीं पढ़ना चाहिए। खाना खाते समय इस लेक्चर को कतई ना देखिएगा। और कभी भी आप अपना अगर प्रैक्टिस करिएगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा या मैथ का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा या पढ़िएगा, तो बहुत बच्चों की आदत है कि ईयरफोन लगा लेंगे और कहते हैं सर मेरी आदत है गाना सुनते सुनते मैथ लगाने की। वो बहुत रॉन्ग ट्रैक है बेटा, वो आगे के लिए सुटेबल नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप एक टाइम में दो काम कैसे कर सकते हो अच्छे से, है ना। हाँ, माइंड को रिफ्रेशमेंट करने के लिए कभी सॉन्ग सुन लीजिए, वो अलग मैटर है, बट उसका वो टाइम होना चाहिए कि इस टाइम तक हम सिर्फ सॉन्ग ही सुनेंगे और इस टाइम तक हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई और सॉन्ग को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। तो आइए बेटा चलते हैं और आज की पहली टॉपिक है रूल नंबर 1। टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर माने स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें रूल्स नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे माने किरण, रे माने बेटा किरण, किसकी रे बोल रहा है, तो प्रकाश की किरण माने रे ऑफ लाइट, इसको कहा जाता है रे ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है, रे ऑफ लाइट। तो अगर बेटा रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होता है, तो मैंने कुछ बेटा इमेज बना रखे हैं, पहले मैं इस इमेज से समझाऊंगा, फिर मैं थ्योरी खुद लिखूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात, समझ में आ रहा है पक्का, ठीक, तनाव तनिक भी नहीं लेना है। तो बेटा ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। थोड़ा सा दिख रहा होगा, अगर मान लो ब्लर दिखता है तो मैं यहां पर लिख भी दूंगा। ये क्या है बेटा आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। और अगर ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं मेरे लाल, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं शिवम, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्लियर है ना। और ये देखो नाम भी लिखा है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल फोकस, और यहां पर है बेटा आपका पोल। यहां पर क्या है, पोल। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आती है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आती है और आ करके ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकलती है, वो प्रिंसिपल फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा, प्रिंसिपल फोकस से। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से ही होकर के जाएगी, उसका रास्ता फोकस से ही होकर के जाने का है। अब ऐसे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फिर से आपका सी है और ये एफ है बेटा। अब देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आ रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आ रही है, चूंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो सबसे पहले तो ये लाइट रेज डाइवर्ज होगी, देन आफ्टर अगर इसको बैकवर्ड प्रोजेक्टेड किया जाए तो यहां पर ये फिर से प्रिंसिपल फोकस से ही होकर के जाती है। कोई दिक्कत की बात बेटा, समझ में आया। तो दोनों केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आती हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से ही होकर के बेटा जाएंगी। कोई दिक्कत की बात, यहां तक क्लियर समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मैं थ्योरी से समझा रहा हूं, आप आइए इसको थ्योरी में समझते हैं। बात ये है कि ये कह रहा है कि अगर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन यहां पे आगे लिखेंगे देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through, कहां से जा रही है बेटा, कहां से जाएगी, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, है ना। दोनों केसेस में
इन बोथ मिरर्स। बोथ मिरर्स माने चाहे वो बेटा कॉनकेव का हो और चाहे वो कॉन्वेक्स का हो, आपको दोनों केसेस बेटा मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है ना। तो मेरे लाल यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जी हाँ, आपसे ही कह रहा हूं। दिनेश समझ रहे हो, सुन रहे हो? आपको आशीष समझ में आ रहा है? देखो सीधी सी बात है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रेज आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और फोकस से होकर के जाएगी। रूल नंबर 1 में इतना दिमाग में बैठा लो, क्लियर है ना। तब जब कभी हम अभी आगे पढ़ाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो ये तीनों रूल्स वहां पर आपको पता होना चाहिए बेटा, क्लियर है ना। इसलिए इसकी क्लियरिटी होना आपके दिमाग में ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आइए, ये हमारे पास रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे लाल? कह रहा है a ray passing through the principal focus of a concave mirror। माने अगर कोई लाइट रेज है, आ रे माने कोई लाइट रेज पासिंग गुजर रही है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से बेटा? प्रिंसिपल फोकस से अगर गुजर रही है ना, कॉनकेव मिरर के, तो क्या केस होता है? अब वो चाहे कॉनकेव मिरर हो बेटा, वो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। यहां पर ये कॉनकेव मिरर है और साथ में मैं इसके जोड़ ले रहा हूं प्लस कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में हम देख लेंगे, है ना। नहीं तो सर कहते हैं आप कि आपने कॉनकेव मिरर का बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर का तो भाई साहब आपने बताया ही नहीं, है ना। तो तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पूरी चीज क्लियरिटी करूंगा, ठीक है ना। आप अच्छे से खाली लेक्चर को ध्यान से देखो। आइए, तो क्या होता है अगर लाइट रेज यहां से गुजरती है मेरे लाल, कहां से? प्रिंसिपल फोकस से, तब क्या होता है? तो देखो ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, क्या है शिवम? कॉनकेव मिरर है, और ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या नाम है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस नाम है। क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है फोकस, ये क्या है बेटा? फोकस। तो रूल क्या कह रहा है नंबर 2 वाला कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर के आती है और कहां पे गिरती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर के ऊपर गिरती है, तो उसका क्या होता है? तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शंस दे विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है और मिरर पर गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चली जाती है, इधर की तरफ निकल जाएगी, है ना। इन केस ऑफ, यहां पर देख लेते हैं, अगर कोई लाइट रेज आ रही है और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है, चूंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो सबसे पहले ये इधर की तरफ, ये देखो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ना जा रही है, देखो ये दोनों पैरेलल ही तो है बेटा, ठीक है ना। तो इधर सबसे पहले डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो डाइवर्ज होगा, और उसके बाद में अगर इसको हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ फोकस पे ही तो है, ठीक है ना। तो ये बात है, माने अगर ये भी फोकस से होकर के जाती है तो ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत की बात। तो यहां से मेरे लाल थ्योरी ये बनती है कि when a ray passing through the principal focus of a concave mirror or convex mirror, then after reflection it will emerge to parallel the principal axis। पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होकर के और इधर की तरफ चली जाती हैं। कोई दिक्कत की बात बेटा, समझ में आया? तो आइए इसका थ्योरी पार्ट हम लोग करते हैं। थ्योरी पार्ट करते हैं कि when a ray passing through the प्रिंसिपल फोकस, क्या बेटा? प्रिंसिपल फोकस, है ना, ऑफ बोथ मिरर, बोथ माने कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, बोथ मिरर्स, then after reflection, then after reflections
it will emerge, it will, या goes लिख दो, it will goes parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना बेटा। तो मैंने लिखा कि जब एक रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के, है ना, व्हेन अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ बोथ मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इधर की तरफ ऐसे निकल जाएगी। क्लियर है ना। तो रूल नंबर क्या 2 आपको समझ में आया बेटा? कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव समझ में आया अच्छे से? तो आगे चलते हैं इसके रूल नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसमें भी बेटा कॉनकेव मिरर मैंने ले रखा है और इसमें भी मैं ऐड कर दूंगा कॉन्वेक्स मिरर, ताकि आपको पूरा क्लियरिटी हो जाए। हो सकता है कि एक बार में इमेज मिला हो कॉनकेव मिरर का और इमेज मिलने में ये ना मिल पा रहा हो, तो जो हमारे कंटेंट राइटर साहब हैं उन्होंने ये इमेज कहीं से ढूंढ करके दूसरी लगाई होगी, लेकिन ये बदलना भूल गए होंगे। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए और उसको हम दुरुस्त करने का प्रयास ही कर रहे हैं। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर आपको ऐड कर दे रहा हूँ। फिगर उन्होंने दोनों लगा रखा है और यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। आइए तो इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है बेटा और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है? तो देखो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा कि अगर कोई लाइट रेज आ रही है ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस ये सेम पाथ पे बैक हो जाती है, उसी रास्ते पे, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे रिफ्लेक्शन के बाद वो चली जाती है। चाहे वो कॉनकेव का केस हो, कॉन्वेक्स का केस में देख लो, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ब्लैक वाला और ये लाइट रेज आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पाथ पे वापस आ रही है। और अगर इसे हम प्रोजेक्टेड करेंगे बैकवर्ड तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रहा है, बिहाइंड द मिरर ये केस होता है उसमें। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात यहां तक समझ में आया? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि व्हेन अ लाइट रेज passing through the center of curvatures and falls on the reflecting surface of the mirror, then after reflections it will come back along with the same path। समझ में आया? माने वो उसी रास्ते पे दोबारा वापस आ जाती है जिस रास्ते से होकर के गई थी। समझ में आया? ये तीनों रूल आपको अच्छे से समझ में आए बेटा? कोई दिक्कत की बात? इसका थ्योरी पार्ट करते हैं, है ना। तो यहां पे इतना तो लिखा ही हुआ है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, द लाइट रेज come back along the same path, come back और return back on the same path, है ना, return back भी हो सकता है, same path। समझ में आया बेटा? तो ये आपको इमेज फॉर्मेशन जब अलग अलग केसेस वाले बेटा हम बताएंगे तो वहां पर ये रूल्स आपको पता होने चाहिए मेरे लाल, तब आप अच्छे से वहां पर कर पाओगे। तो इनको जितनी बार आपको देख करके समझना है समझ लो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो इसमें कोई ये इशू नहीं कि बस आपको एक ही बार लिमिट दिया गया देखने के लिए, आप 3 बार ही देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते। आपके पास ये लाइफ टाइम तक रहेगा बेटा, आपके पास ये तमाम घंटों तक, तमाम सालों तक एक्सेस रहेगा। इस लेक्चर को आप कभी भी देखो, कहीं भी देखो और किसी भी परिस्थिति में बैठकर देखो, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ना ही लेक्चर ये कभी प्राइवेट होंगे। ठीक है ना बेटा? तो समझ में आया? तो ये थ्योरी पार्ट तीनों का समझ में आ गया। क्या आपको मेरे लाल रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 समझ में आए हैं? अगर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एस सर, बहुत बढ़िया से समझ में आया। मेरे बच्चों आप लेक्चर देखते हो, मैं देखता हूं कि जैसे भी छोटा छोटा व्यूज आ रहा है, 60 व्यूज आ रहा है, 70 व्यूज आ रहा है या 143 150 व्यूज भी आए हैं वीडियो पे और इतने लोग देखते भी हो, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वो लेक्चर अच्छा लगा करे तो आप कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करो
कि कैसा है, क्या सुधारना चाहिए, कैसे क्या है, अगर अच्छा है तो वेरी नाइस, कुछ सुधारना है तो उसका भी सजेशन दीजिए मुझे, है ना। लेकिन कमेंट आप लोग करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो कमेंट आप लोग करते ही नहीं हो कि हाँ सर क्या होना चाहिए, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, हम किस प्रकार जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना। तो इतना अच्छा लेक्चर आपको हम बना के दे रहे हैं मेरे लाल, लेकिन आप उसको देखते भी हो और देख करके उसको ऐसे सिर्फ छोड़ देते हो। तो बेटा आप कमेंट भी कर दिया करो, आपका एक कमेंट हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है और आगे वीडियो बनाने में मदद करता है ना बेटा। तो एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट आप कर दिया करो, जिससे हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और आपके प्रति मेहनत करने के लिए मैं और ज्यादा संकल्पित हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने तीनों रूल्स आपको बेटा बता दिया है, समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो मुझे बताइएगा, मैं आगे लेक्चर्स में इसको अच्छे से और समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आइए, अगला टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ इमेज इन केस ऑफ मिरर्स। सर आपने इमेज के रूल तो बता दिए कि स्फेरिकल मिरर में इमेज के कितने रूल हैं, तो हमने 3 रूल्स आपको बताए, ठीक है ना। मेनली 3 रूल्स आपको पढ़ा दिए। ये तीनों रूल्स के बेस पे हम सब दोनों केसेस में वो इमेज फॉर्मेशन ऑफ इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पे पढ़ लेंगे। उससे पहले सर जो आप इमेज इमेज चिल्ला रहे हो, इमेज क्या है, इमेज कितने टाइप्स की होती है, तो यहां पर देखो फिर से थोड़ा सा एक चीज छूट गया कि इमेज क्या होती है, तो मैं बता दे रहा हूं, ज्यादा कोई इमेज का बहुत बड़ा इशू नहीं है। इमेज आप जान जाओगे, इमेज माने उसको कई नाम गांव में दे देते हैं। इमेज माने परछाई, गांव में जहां पे हम गांव में रहते हैं, गांव के प्रवेश में उसको परछाई बोलते हैं, पछाही बोलते हैं, है ना, या चित्र बोल देते हैं, समझ में आ गया। या उसको छाया चित्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, छाया चित्र भी बोलते हैं। तो जब आप किसी दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो मिरर में जो आपका चेहरा दिखाई पड़ता है मेरे लाल, वो क्या है, इमेज ही तो है। या जब आप लाइट जल रही होती है और आप चलते हो तो जमीन पर आपका परछाई बनता है, वो क्या है, इमेज ही तो है ना। माने लाइट रेज के पड़ने से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं किसी पर्दे पर या कहीं किसी जगह बनता है, तो वो जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, इमेज ही तो कहते हैं। इमेज माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने चित्र, चित्र माने छाया चित्र, जो दिखाई पड़ता है। मिरर दर्पण के सामने आप खड़े होते हो तो जो दिखाई पड़ता है मिरर के अंदर, वो क्या है, आपका इमेज ही तो है, ठीक है ना। तो इमेज से क्लियरिटी आ गई होगी, कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है कि मान लो सर इमेज आप तो बताया ही नहीं, इमेज क्या होता है। तो इमेज आप जानते हो, इमेज माने छाया चित्र। अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज इमेज, तो बता दो कि व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, माने जब हम रखते हैं किसी वस्तु को दर्पण के सामने, देन, है ना, एक इमेज या एक चित्र उस मिरर में दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इमेज। उसे क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्लियर है ना। आप अपने आप को दर्पण के सामने ले जाइएगा, मिरर के सामने ले जाइएगा और देखिएगा अपना चेहरा, तो जो उसमें मिरर में दिखाई पड़ेगा वो इमेज ही तो होगा। क्लियर है ना। ठीक, तो इमेज के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका रियल इमेज होता है और एक आपका वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है बेटा, जो टाइप्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक आपका रियल इमेज होता है, रियल इमेज होता है, और एक आपका होता है बेटा वर्चुअल इमेज। क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो उसमें से पहला जो रियल इमेज है हमने यहां पर ले रखा है, और रियल इमेज आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं कि कैसे होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल वाला पार्ट, फिर इस फिगर से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एन इमेज विच इज एक्चुअली फॉर्म, माने एक ऐसा इमेज, इमेज which is actually formed by the light rays, जो सच में बनता है लाइट रेज की मदद से, that converge or cross each other, जो लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं या क्रॉस करती हैं ईच अदर को, is called real image। अभी मैं जब इसको समझाऊंगा तो ये थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लेक्चर्स को बढ़िया से देखते रहो, ठीक है ना। दूसरा बात क्या है कि दिस इमेज कैन बी टेकन ऑन पेपर और स्क्रीन। ये जो इमेज बनेगा, जो रियल इमेज है, इसको हम पेपर पे या स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लियर ना। आज से कुछ साल पहले पर्दा वीडियो चलता था गाँव में, पर्दा वीडियो, जब मुंडन होता था, शादी ब्याह होता था, तो उसमें जो प्रोजेक्टर वाला पर्दा वीडियो चलता था।
कि एक बहुत बड़ा पर्दा लगा रहता था और यहाँ से प्रोजेक्टर रखा रहता था, उस बहुत बड़ा बड़ा चित्र उस पर दिखाई पड़ता था। एक ट्रेंड था पर्दा वीडियो का चलने का। तो क्या था, एक यहाँ पर वो रखा रहता था प्रोजेक्टर, वहां से लाइट रेज निकलती थी और उसका इमेज बनाती थी कहाँ पर, पर्दे पर। और पर्दे पर जब वो इमेज बनाती थी तो पूरी मूवी वीडियो फॉर्म में चलती थी पूरा चीज, और हमको देखने में बड़ा मजा आता था। तो बेटा वो क्या बन रहा था, पर्दे पर जो बन रहा था प्रोजेक्टर से लाइट रेज निकल रही थी, वो क्या था, रियल इमेज ही तो था। तो बेटा रियल इमेज जो होता है उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं या पेपर पर ले सकते हैं। अभी मैं सारा डेमो दूंगा, सारा इमेज मैंने ले रखा है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तीसरा जो पॉइंट है कि दिस इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो रियल इमेज होता है हमेशा मिरर के सामने बनता है। कहाँ पे बनता है बेटा, एकदम जैसे ये मिरर है तो इमेज यहाँ बनेगा, एकदम सामने सामने बनेगा बेटा, कोई दिक्कत की बात। अब आइए इसको समझते हैं। ये है कोई मतलब ये है कोई केस ऑफ कॉनकेव मिरर का समझा रहे हैं। केस ऑफ किसका, कॉनकेव मिरर का। आइए, तो ये है कोई कॉनकेव मिरर, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और इसके उधर वाले जो आउटर बल्ब सरफेस है, ये देखो आउटर बल्ब सरफेस, बल्ब्ड सरफेस, बल्ब्ड जो सरफेस है उसको किया गया है पॉलिश, उसको किया गया पॉलिश, ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा होगा। और अंदर वाला जो सरफेस है वो बन गया है शाइनी एंड ब्राइट। और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर हमारा होता है पोल, क्या होता है, पोल होता है। अभी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं ले रहे हैं, जस्ट आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि रियल इमेज कैसे कॉनकेव मिरर के केस में बनता है। तो देखो कैसे, तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और इतनी साइज की कोई ऑब्जेक्ट यहां पर हमने रखी हुई है। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो यहां से सबसे पहले लाइट रेज जाएगा ऐसे, है ना बेटा। तो रूल नंबर 1 हमने क्या पढ़ाया था, देखो कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, देखो अब देखो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते मेरे लाल, है ना, तो लाइट रेज यहां से जा रही है, देखो नहीं जा रही है। तो लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई। तो देखो क्या यही वाला केस यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और लाइट रेज निकल करके शिवम जा रही है इधर की तरफ, इधर की तरफ जा रही है ऐसे। तो देखो आप ये किसके पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है कि नहीं जा रही है। तो जाहिर सी बात है रूल नंबर 1 लगा दो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये पता चल गया कि क्या है, फोकस है। तो इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर है ना। फिर अब क्या होगा, एक सेकेंड लाइट रेज निकलेगी जो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। तो रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा है बेटा, रूल नंबर 2 में देखो पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगी, है ना। तो ये देखो यहां पर लग रहा है, ठीक बेटा। अब ये कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। अब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और ये वाली दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगी, दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगी यहां पर, वही इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारी ऐसे थी लेकिन उसका इमेज कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है, बट ये इन्वर्टेड है। क्या है बेटा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने उल्टा, अपोजिट। समझ पा रहे हो आप अच्छे से। तो इस ऑब्जेक्ट का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहां पर प्राप्त हमको होता है। क्लियर है। तो यही तो कह रहा था थ्योरी में बेटा, थ्योरी को एक बार अच्छे से और समझ लो मेरे लाल। कह रहा था, देखो ध्यान से, थ्योरी क्या कह रहा है कि एन इमेज वह इमेज विच इज एक्चुअली फॉर्म्ड, जो सच में बनता है लाइट रेज की मदद से। जब लाइट रेज क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं एक दूसरे को या क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। देखो तो ये लाइट रेज क्या, देखो ये लाइट रेज गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही है, और ये लाइट रेज गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आ रही है। तो ये वाली देखो, ये वाली लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यहां पर काट रही है, माने कन्वर्ज कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट पे। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा मेरे लाल, यही ना बनेगा। तो पहला थ्योरी समझ में आया।
एंड इज कॉल्ड, दिस इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। इसको क्या कहेंगे? रियल इमेज। फिर दूसरी टॉपिक क्या क्लियर होती है? क्लियर होती है कि दिस इमेज कैन बी टेकन ऑन पेपर। इसको पेपर पर भी देखा जा सकता है। अभी मैं लूंगा एग्जाम्पल तब आपको समझा दूंगा। तीसरा पॉइंट ये है शिवम कि दिस इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब देखो बेटा, ये आपका मिरर है और मिरर के सामने वाला हिस्सा कौन है? ये है। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये वाला इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखो तीसरा टॉपिक कि दिस इमेज इज ऑलवेज, ये इमेज ऑलवेज माने हमेशा फॉर्म्स बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दर्पण के सामने। एंड दिस टाइप्स ऑफ मिरर इज ऑलवेज, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये मिरर नहीं इमेज होता है बेटा, ये गलती से हमारे जो टाइपिस्ट साहब है उन्होंने किया है, ठीक है ना? इमेज। तो दिस टाइप्स ऑफ इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने उल्टा। इस प्रकार का जो इमेज है बेटा वो हमेशा उल्टा ही रहेगा, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत की बात? तो क्या रियल इमेज आपको समझ में आया मेरे लाल? उसका रे डायग्राम हमने बना करके आपको समझाया और आपको ये थ्योरी पार्ट भी जो रियल इमेज से हो सकती थी वो हमने आपको समझाया। क्या क्लियरिटी है मेरे लाल? इसको अच्छे से देखो, फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, आप मुझे मैसेज करो और मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है? चलें आगे। वेरी गुड। तो सर वर्चुअल इमेज समझा दीजिए। ठीक है, वर्चुअल इमेज समझा देते हैं आपको। मेरा काम ही है समझाना आपको, आप सिर्फ निरंतर बने रहिए और पढ़ते रहिए। मेरा काम सिर्फ एक ही है, पढ़ाना आपको। तो इन केस ऑफ देखा जाए वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, और उसके लिए लिया है हमने एक कॉन्वेक्स मिरर। तो एक बात तो क्लियर हो रही है मेरे लाल, ये संकेत कर रहा है कहीं ना कहीं कि जो रियल इमेज होता है, जो रियल इमेज होता है वो बनता है कहां पर? सिर्फ सेम मिरर के, कौन? कैव मिरर के। उस सब में रियल इमेज ही प्राप्त होगा। क्या मैं क्लियर हूं? क्या मैं आपको समझा पाया? आप समझ पाए अच्छे से? ठीक है ना बेटा? अब ये संकेत है किसका? वर्चुअल इमेज का। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर में बेटा हमेशा, मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है। तो बेटा हमने लिया है एक कॉन्वेक्स मिरर, हमने एक ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, और पहले इसके थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर इसको समझाने का प्रयास करते हैं जैसे हमने अभी कॉनकेव के केस में किया। तो वर्चुअल इमेज तो कह रहा है कि द इमेज माने एक ऐसा इमेज विच इज अपीयर्ड, जो प्रतीत होता है, टू बी फॉर्म्ड माने बनता हुआ, कहां पर? बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। उसे क्या कहेंगे बेटा? वर्चुअल इमेज कहेंगे या कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दिस इज नॉट अ रियल इमेज, ये रियल इमेज नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि ये नहीं बनता है बाय द एक्चुअल लाइट रेज, ये एक्चुअल लाइट रेज से नहीं बनता है। जो एक्चुअल लाइट रेज से बनता है उसे रियल इमेज कहते हैं। चूंकि ये एक्चुअल लाइट रेज से नहीं बनता है इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट हो सकता है कि व्हेन द एक्चुअल लाइट रेज डाइवर्ज, जब एक्चुअल लाइट रेज क्या होती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं, माने स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, वी कैन प्रोजेक्टेड दियर पाथ बिहाइंड द मिरर, तो उसके पाथ को हम पीछे की तरफ मिरर में अगर प्रोजेक्टेड करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो जहां पर वो एक दूसरे को काटती हैं वहां पर इसका वर्चुअल इमेज बेटा बनता है। ठीक है ना मेरे लाल? तो तनाव खत्म करो और यहां पर मन लगा के पढ़ाई करो। आइए इसको समझाने का और समझने का प्रयास हम करवाते हैं आपको, ठीक है ना? आइए, ये है हमारी ऑब्जेक्ट, लिखा भी है देखो बेटा, आपको बहुत सुंदर ढंग से दिख भी रहा होगा। ठीक है शिवम, ये है आपकी ऑब्जेक्ट। अब रूल नंबर 1 के हिसाब से ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, ये कौन सा मिरर है? ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा। तो ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर में रूल नंबर 1 क्या बताया है, मैं दिखा भी दूं। देखो कॉन्वेक्स मिरर में रूल नंबर 1 क्या दिखाया है, ये देखो कि अगर कोई लाइट रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट विल डाइवर्ज फर्स्टली, सबसे पहले वो डाइवर्ज होगी, देन आफ्टर अगर उसको हम प्रोजेक्टेड करेंगे बिहाइंड द मिरर तो इट विल पास थ्रू द फोकस। कहां से जाएगी? इट विल पास थ्रू द फोकस, माने वो फोकस से होकर के जाएगी। तो सेम फिनोमेना वी कैन अप्लाई हेयर, we can apply here. In this case you can see
कि ये ऑब्जेक्ट से होकर के लाइट रेज इधर को जा रही है, जा रही बेटा, और जब जा रही है तो स्ट्राइक करती है ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फर्स्टली इट विल रिफ्लेक्ट और डाइवर्स आउटसाइड, एंड उसको जब हम प्रोजेक्टेड करेंगे बिहाइंड द मिरर तो ये फोकस से होकर के जाएगी। ये बेटा क्या है बेटा आपका, ये है फोकस, क्या मेरे लाल, ये फोकस। सेकेंडली एक लाइट रेज और जाएगी और मिरर के सरफेस से टकराएगी और टकरा करके फिर से डाइवर्ज हो जाएगी इधर की तरफ, और इसको भी हम बिहाइंड द मिरर प्रोजेक्टेड करेंगे। तो ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहां पर, इस वाले पॉइंट पर, और यही हमारा इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इसको देखा जाए तो यही हमारा क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज है बेटा। तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है बेटा ऐसे, और उसका इमेज भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि इस केस